नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे केमिकल कंपाउंड की और एक ऐसे ड्रग की जो बहुत चर्चित रहा है अभी कुछ दिनों में, और वो है 2DG। इसका जो पूरा नाम है वो है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। बेसिकली ये एक ग्लूकोज फॉर्म का ही ड्रग है। इसको हम 2DG शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या फिर 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज या 2-डीऑक्सी ग्लूकोज के भी नाम से जाना जाता है। अब ये कोई एक नई दवा नहीं है, ये केमिकल कंपाउंड पहले से भी था, लेकिन इसको अभी हाल फिलहाल में नए यूज के लिए लॉन्च किया गया है। 2DG एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट और कैंसर के डायग्नोसिस में यूज किया जाता रहा है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना या फिर सार्स कोरोना वायरस या कोविड-19 के केस में इसको इमरजेंसी एडजंक्ट के रूप में अप्रूवल दिया गया है। किसके द्वारा? ये दिया गया है DCGI के द्वारा। DCGI जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने मई 8, 2021 को 2DG को इमरजेंसी एडजंक्ट के रूप में कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज के लिए अप्रूवल दिया है। अब ये जो लॉन्च हुआ ये हुआ मई 17 को, अप्रूवल मिला मई 8 को बाय DCGI, और ये लॉन्च हुआ वो मई 17, 2021 को। इसके बारे में कुछ हम विस्तार से जानेंगे। अब ये क्या है? ये जो बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म में रहता है, डी और एल ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ज्यादातर यूज में होता है, वेरेज जो लीवो ग्लूकोज होता है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर करता है। नेचुरल इज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, और डेक्स्ट्रो ग्लूकोज ही यूज किया जाता है हमको इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो ये उसका एक अनदर फॉर्म है। ये जो है ग्लूकोज, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, फ्रेंच वर्ड से ग्लूकोज, उसका मीनिंग होता है स्वीट। अब ये जो 2DG मॉलिक्यूल है, ये डीआरडीओ के एक लैब ने, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस एक लैब है डीआरडीओ का, उन्होंने ये ड्रग बनाया है। और इसकी जो मार्केटिंग और जो कमर्शियल सिंथेसिस और कमर्शियल प्रोडक्शन होगा वो डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा होगा। तो ये कोलैबोरेशन होगा डॉक्टर रेड्डीज लैब और डीआरडीओ का। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है। अब ये जो है, इस ड्रग को बतौर ट्रीटमेंट, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन एडजंक्टिवली यूज करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि उसके जो रेगुलर ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ में इस ड्रग को दिया जाएगा। बेसिकली ये कमर्शियल यूज और अभी मार्केट में ओपन नहीं है, बाय मिड ऑफ जून ये ओपन होगा। अभी सिर्फ हॉस्पिटल सप्लाई किए जा रहे हैं और सिर्फ उन्हीं पेशेंट को दिए जाएंगे जो एडमिशन है, जिनका जो एडमिट हुए हैं, जो ऑक्सीजन पर है, उन्हीं के लिए लाभदायक होगा, और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होगा। इसके बारे में बहुत ज्यादा मैकेनिज्म के बारे में जानकारी नहीं है। फिलहाल जो जानकारी है वो है इसके कैंसर यूज के लिए। तो हाइपोथेटिकली बोला जा सकता है कि जो बेसिस इसका कैंसर यूज में है, वही बेसिस इसका कोरोना वायरस को इनहिबिट और उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए और रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने के लिए भी वही मैकेनिज्म काम आता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो है नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म है, वो ये ग्लूकोज है, जो कि डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है। उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। वो इस स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। ये स्ट्रक्चर है जिसमें आप C6H12O6 देखेंगे। अब ये 2DG है या फिर 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, उसमें एक मिसिंग है। क्या? एक ऑक्सीजन मिसिंग है। और वो किस प्लेस पर? वो इस प्लेस पर, इफ यू विल सी, अगर आप देखेंगे इस प्लेस पर ऑक्सीजन नहीं है, और ये बन जाता है C6H12O5 विद दिस स्ट्रक्चर। और ये है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। डीऑक्सी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हटा देंगे तो 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, जो कि मैंने बोला ये इमरजेंसी एडजंक्ट के रूप में यूज होगा, और ये उन्हीं पेशेंट को के लिए यूज होगा, उन्हीं कोरोना वायरस पेशेंट के लिए यूज होगा जो एडमिट है और जो मॉडरेट और सीवियर टाइप के
सिम्टम्स दिखा रहे हैं और जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई है। बेसिकली ये जो है नटशेल यू कैन से दैट ये जो ड्रग है वो ऑक्सीजन सप्लाई को डिक्रीज करता है बाय अप टू 40% ऑल्सो। जो तो ये एक बहुत ही अच्छी दवा होगी अगर आदमी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाए किसी तरह से, तो वो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी नहीं बनेगी। इसलिए हमारे लिए अच्छी दवा के रूप में उभर सकती है। दोस्त समय बताएगा कि ये कितनी कारगर सिद्ध होगी। अभी हम जैसा मैंने बोला इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोरोना वायरस के लिए पूरी तरह से मालूम नहीं है, कोई डीआरडीओ की तरफ से भी कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं है। तो बेसिकली हम पहले एक बार डिस्कस करेंगे कि कैंसर सेल में ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज अंदर जाता है सेल के अंदर, वो दो तरह से जाता है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो कि सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के द्वारा होता है, और दूसरा जो ज्यादातर होता है वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर की तरफ से। जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है इसके थ्रू ग्लूकोज अंदर जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। उसके बाद कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। डिफरेंट एंजाइम है, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। डिफरेंट एंजाइम्स है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय मल्टीपल, बीच के बहुत सारे मल्टीपल पाथ होते हैं, वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अब ये जो पायरुवेट होता है इसकी मदद से हमको एटीपी जनरेशन होता है। एटीपी मीन्स एनर्जी जनरेट होता है, और ये जो एनर्जी जनरेट होता है यही सेल यूटिलाइज करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए। अब जो वायरस सेल है या कैंसर सेल है उसमें कैसे इफेक्टिव होगा? अगर मान लीजिए ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, अगर मान लीजिए 2DG दिया जाता है, ये हमारा ग्लूकोज, ये मॉलिक्यूल है 2DG 2डीऑक्सी ग्लूकोज, ये देते हैं तो क्या होता है, ये अंदर जाता है उसी ग्लूट ट्रांसपोर्टर के द्वारा, और वो फिर कन्वर्ट होता है इसी मॉलिक्यूल के 2D ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बेसिकली ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो है डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिकॉज मैंने बताया जो डी ग्लूकोज या ग्लूकोज है वो डी के फॉर्म में ही रहता है। सो ये जो हम अगर डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखेंगे तो ये सेम हो जाता है, बट विच फॉर्म? नाउ 2डीऑक्सी डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, बिकॉज इसका जो बेसिक जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो 2डी ग्लूकोज है। अब यहां से जो कन्वर्जन होना था फ्रुक्टोज और फिर पायरुवेट में, वो कन्वर्जन नहीं होता है। ये जो यहां से आइसोमराइजेशन के थ्रू जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाना था वो नहीं जा पाता है, एंड उस वजह से हमको एटीपी नहीं मिलता है, उस वजह से एनर्जी नहीं मिलता है, और एनर्जी नहीं मिलता है तो सेल आगे डिवाइड नहीं होगा। उसकी वजह से कैंसर सेल जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं और प्रोग्रेशन रुक जाता है। ये जो बेसिकली ये चार्ज मॉलिक्यूल होता है जो अंदर ही ट्रैप हो जाता है, और किस लिए होता है? क्योंकि उसमें OH मिसिंग होता है, यहां पर एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है, उसीलिए ये ट्रैप हो जाता है और आगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में नहीं जा पाता है, उसकी वजह से एटीपी जनरेट नहीं होता है। तो हाइपोथेटिकली बोला जा सकता है कि वायरस जब किसी सेल में अंदर इन्फेक्ट किया है तो वायरस उस सेल के एनर्जी को लेगा अपने आप को डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करने के लिए, अपने आप को ब्रेक डाउन करके दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे वायरस को जनरेट करने के लिए, नए वायरस को। लेकिन जब सेल में ही एनर्जी नहीं जनरेट होगी तो वो वायरस भी आगे ग्रो नहीं करेगा। दिस इज हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म। अब हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, और ये जो 2DG मॉलिक्यूल है ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है ग्लूकोज के अपटेक को। नॉर्मली जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा वो ग्लूट और SGLT के थ्रू होगा, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के लिए। लेकिन अगर 2DG का प्रेजेंस हो तो वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, वो खुद ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है और ऑक्सीजन डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ती है, हमको ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ता है, उसमें क्या होगा? ग्लूट का ओवर एक्सप्रेशन होगा, ज्यादा ग्लूट होगा मेम्ब्रेन पर, ज्यादा नंबर ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर आ जाएंगे, उसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 2DG अंदर जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, और उसकी वजह से ये ज्यादा एक्युमुलेशन इस चीज का होगा और एटीपी जनरेट नहीं होगा और वायरल का लोड कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली होगा। एक और चीज ये है कि
ग्लाइकोलाइसिस कम होगा जब हाइपोक्सिक कंडीशन होगा। अब हम देखेंगे दो कंडीशन है, एक कोरोना वायरस में जो नॉर्मोक्सिया है, जब हमको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं चाहिए, उस केस में जो क्या होता है, एटीपी जनरेट हो सकता है किसी दूसरे प्रोसेस के अनुसार। अब एक सेल में जो एटीपी जनरेशन है वो बहुत मोड से हो सकता है। तो हाइपोक्सिया के केस, नॉर्मोक्सिया के केस में जो है वो एटीपी जनरेशन इस तरह से भी होता है और दूसरे तरह से भी होता है। लेकिन अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए और नॉर्मोक्सिया है तो वो जो एटीपी जनरेशन होगा वो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया है तो द सेल इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को यूटिलाइज कर सके एटीपी जनरेशन के लिए। उसके लिए उनको इसी मोड पर डिपेंडेंट होना होता है और ये मोड ब्लॉक किया गया है 2DG के द्वारा। तो बेसिकली उनके पास कोई और वे नहीं है एटीपी बनाने के लिए, तो वो उस केस में ये कारगर सिद्ध होता है। अब मैंने जैसे ही बताया कि ये डायग्नोस्टिक यूज इसका होता है किस किस केस में, मेनली डायग्नोस्टिक यूज है उनका कैंसर को पता करने के लिए। ठीक है, कैंसर कितना ज्यादा कैंसर है, कितने नंबर ऑफ सेल्स इन्फेक्टेड हैं, वो कैसे होता है, वो 2DG रेडियो आइसोटोप होते हैं। 2DG रेडियो आइसोटोप बेसिकली उसमें फ्लोरोमोलिक्यूल अटैच होता है डीऑक्सी ग्लूकोज के साथ में। वो क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को कैंसरस सेल अपटेक करते हैं, अपने पास रख लेते हैं और इसके वजह से हम रेडियो डायग्नोसिस में पता कर पाते हैं उसका कि कितने कैंसर मॉलिक्यूल और कितने कैंसरस सेल हैं। तो बेसिकली ये डिटेक्शन, स्टेजिंग, मॉनिटरिंग ऑफ कैंसर और रिकरेंस ऑफ कैंसर को पता करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल्सो ये जो है मॉलिक्यूल एफडीजी ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस करता है और उसीलिए ये ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने में भी बहुत लाभदायक होता है। बेसिकली होता क्या है इसमें, ये जो एफडीजी मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है एफडीजी फॉस्फेट में और उसका एक्युमुलेशन होता है कहां पर, वो उन सेलों में होता है जो कि कैंसरस सेल हैं, वहां पर जाके ये कन्वर्ट होता है उसमें और वहां एक्युमुलेट हो जाता है। फर्दर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता और उससे हम डायग्नोस कर पाते हैं मशीन के द्वारा कि कितने कैंसरस सेल हैं। तो बेसिकली वो उसका डायग्नोस्टिक यूज है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को 2DG जो मॉलिक्यूल तो पुराना है उसका नए यूज के लिए कोरोना वायरस में उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती थी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। धन्यवाद।